तो पहले हम बात करते हैं अब इम्पैक्ट्स की कि क्या क्या इम्पैक्ट्स थे अमेरिकन रेवोल्यूशन के। तो जो सबसे पहला डायरेक्ट और प्रोफाउंड इम्पैक्ट था वो था फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो अराउंड 10 साल के बाद होता है। 1776 के आसपास शुरू होता है अमेरिकन रेवोल्यूशन और 1789 में शुरू हो जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब होता क्या है कि अमेरिकन रेवोल्यूशन के दौरान जो फ्रेंच मोनार्की रहता है वो बहुत सारा मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है अमेरिकन रेवोल्यूशन को, अमेरिकन आर्मी को एक तरह से, ताकि वो ब्रिटिश को हरा सकें, जिसके कारण इनकी इकोनॉमिक पोजीशन और ख़राब हो जाती है और ये अपने लोगों पर टैक्स लगाना शुरू करते हैं बहुत ज़्यादा। जब ये टैक्स लगाने की शुरुआत करते हैं तो जो वहाँ के लोग रहते हैं वो रिवॉल्ट कर देते हैं, बोलते हैं अमेरिका में सेम हुआ था। अमेरिका में जब रिवॉल्ट ये ब्रिटिश लोग ने जब टैक्स बढ़ाना शुरू किया वहाँ पर रिवॉल्ट आया। सिमिलरली जब फ्रेंच मोनार्की ने फ्रेंच पीपल के ऊपर टैक्स बढ़ाना शुरू किया उन लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया। तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट था अमेरिकन रेवोल्यूशन का फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर। तो कह सकते हैं कि जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है इट इज़ द मेजर कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है। उसके बाद जो वहाँ पे फ्रेंच सोल्जर्स थे जिन्होंने अमेरिकन रेवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा नंबर से पार्टिसिपेट किया, उन्होंने देखा यार ये तो अच्छा है, यहाँ पे लोग अपने आइडियल्स के लिए फाइट कर रहे हैं, तो क्यों ना ये जो आइडियल्स हैं वो फ्रांस में रेप्लिकेट किए जाएँ, क्यों ना हम वहाँ पे भी एक पॉपुलर गवर्नमेंट लाएं, क्यों हमारे ऊपर टैक्स लगाते रहता है ये लोग हमेशा। क्योंकि वहाँ पे स्टेट्स में डिवीजन थे, वहाँ पे भी एक क्या स्ट्रेटिफाइड कंपोजिशन ऑफ ह्यूमंस था, पीपल पॉपुलेशन का एक स्ट्रेटिफिकेशन था, और जो थर्ड स्टेट था सिर्फ वही टैक्सेस पे करते थे। तो कहते हैं हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है, जब यहाँ के लोगों ने एक पॉपुलर गवर्नमेंट लाए हैं तो क्यों ना हम भी अपने मोनार्की को हटा करके एक पॉपुलर गवर्नमेंट लाते हैं। और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रेसिपिटेट करता है इस रीजन से। अब जो दूसरा है वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में भी इसका काफ़ी बोलबाला आता है। वो कहते हैं क्या करते हैं हम लोग भी, जैसे अब एक जगह यहाँ पे हो चुका है कि यहाँ पे मोनार्की रूल था, यहाँ हमने मोनार्की रूल हटा दिया और यहाँ पॉपुलर गवर्नमेंट लेके आए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं एक तरह से लेके आए। तो सब जगह ये बात फैल गई और 1800 ऑनवर्ड्स देखते हैं हम कि जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसमें भी बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, ताकि जो ऑलरेडी जो गवर्नमेंट्स है उसे हटाया जाए और एक पॉपुलर गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे जो बोलिवेरियन रिवोल्यूशन हुआ था साइमन बोलीवर के द्वारा 1820 में कोलंबिया में शुरू हुआ था। कोलंबिया कहाँ है जरा देख लेते हैं। ये है हमारा कोलंबिया, अगर हम इस पूरे इरेज कर देते हैं तो ये है हमारा यूएस और ये है हमारा कोलंबिया साउथ अमेरिकन कंट्री में। इसके बगल में इक्वाडोर है, इससे देख सकते हैं कि जो हमारा इक्वेटर है वो पास करता है इससे, इसलिए नाम इसका इक्वाडोर भी है। वेनेजुएला उसके बगल में कुछ कंट्रीज इसको ध्यान में रखना है, कभी पूछ सकता है। एनीवे तो ये बात होती है। उसके बाद अब देखते हैं हम कि एक अमेरिकन रेवोल्यूशन एक सक्सेसफुल मॉडल बन जाता है हमारे लिए, जहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट को हटा करके जो मोनार्कियल रूल को हटा करके और एक पॉपुलर गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया जाता है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया जाता है। तो हम क्या कहते हैं हमारे पास एक ऑप्शन क्रिएट होता है कि जो ऑलरेडी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था सिर्फ मोनार्कियल रूल था और लोगों को समझ में आता था कि इसको हटा के किया क्या जा सकता है, हम क्या कर सकते हैं। तो अब उनके पास एक ऑप्शन था कि हम क्या कर सकते हैं, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ला सकते हैं हटा करके। तो ये इसका एक इम्पैक्ट था। पहला इम्पैक्ट क्या था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। दूसरा इम्पैक्ट ये था कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में भी रिवोल्यूशन शुरू हो गए और वो लोग भी पॉपुलर गवर्नमेंट लाना शुरू करते हैं। और तीसरा ये था कि अब उनके पास एक ऑप्शन था कि मोनार्कियल रूल को हटा करके हम एक पॉपुलर गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ला सकते हैं, रिपब्लिक गवर्नमेंट ला सकते हैं। ये उनके पास एक ऑप्शन होता है। अब उसके बाद कुछ डाउट्स थे जो अनआंसर्ड रह गए, तो उसे हम आंसर करते हैं। पहला कि जब एंग्लो मैसूर वार्स हुआ इंडिया में तो फ्रेंच ने असिस्टेंस क्यों नहीं प्रोवाइड किया। तो हम डेट्स जब देखेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। 1767 से शुरू होता है ये, और आपको पता है कि 1763 में 7 ईयर वॉर खत्म होता है। और यहाँ जब वॉर खत्म होता है तो फ्रेंच की हालत बहुत ख़राब होती है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी होती नहीं है कि वो एंग्लो मैसूर वार्स में कुछ भी इनपुट प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि यहाँ वो हार जाते हैं ऑलरेडी। अब 1780 और 84 में देखा जाए तो ऑलरेडी 1776 से लेकर के 1783 तक अमेरिकन रेवोल्यूशन चल रहा है, और यहाँ पे जो फ्रेंच है वो असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है अमेरिका में, तो वो इंडिया में प्रोवाइड कर नहीं पाता है क्योंकि ऑलरेडी अपना सारा पैसा और आर्मी वहाँ लगा देता है। अब 1790 और 92 का जब डेट देखते हैं, यहाँ पे जब थर्ड वार हुआ तो ऑलरेडी 1789 में जो फ्रांस है वो खुद चला जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर, एक रेवोल्यूशन शुरू हो जाता है उसके अंदर, और फिर से वो 1790 के बाद और 99 में असिस्टेंस प्रोवाइड कर नहीं पाता है। इसीलिए फ्रांस किसी भी एंग्लो मैसूर वॉर्स में बहुत ज़्यादा निकल के सामने नहीं आ पाते, क्योंकि वो खुद ही बिजी रहता है कहीं और। पहले में वो बिजी रहता है, हार जाता है, बहुत स्थिति खराब रहती है। दूसरे में वो अमेरिकन रेवोल्यूशन को फाइनेंस करने लगता है। थर्ड में उसके अंदर खुद ही रिवोल्यूशन आ जाता है, और फोर्थ में रिवोल्यूशन चल ही रहा होता है। तो ये था कि फ्रेंच ने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया एंग्लो मैसूर वॉर्स में। ठीक है। अब जो दूसरा था कि नेटिव रेड इंडियंस, जो पहले से मौजूद रेड इंडियंस थे, पहले जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो लोग रहते थे उन्हें हम कहते थे रेड इंडियंस। तो उनका क्या होता है।
तो जब ये फ्रांस वाले लोग आते हैं उसे दरकिनार करके इस साइड भेज देते हैं, जो स्पेन वाले लोग आते हैं फिर से मार के भगा देते हैं उसको, जब ब्रिटिश आते हैं फिर से मार के भगाते हैं। तो एक्चुअली ये लोग मार के भगाए जाते हैं और ये लोग साइडलाइन किए जाते हैं। सारा जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन है उनका यही कंडीशन है, जब बाहर से कोई इन्वेजन होता है उन्हें मार्जिनलाइज किया जाता है, उन्हें भगा दिया जाता है उस लोकेशन से। अब स्पेन का क्या कंडीशन हुआ, जो ये रीजन जो स्पेन ने ऑक्युपाई किया था उसका क्या हुआ। तो स्पेन और ब्रिटिश फाइट नहीं करते, स्पेन और फ्रांस फाइट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि स्पेन का फ्रांस के साथ एक बहुत ही क्लोज लिंकेज रहता है। जो डेनेस्टीज रहती है दोनों, जो रूलिंग डेनेस्टी है बर्बन डेनेस्टी यहाँ पे, उनका काफ़ी क्लोज कनेक्शन रहता है फ्रांस से, ठीक है। उसके बाद फ्रेंच की, अगर स्पेन की मिलिट्री माइट की बात की जाए कि स्पेन का ताकत कितना था मिलिट्री में, तो बहुत कमज़ोर थे वो इन कंपेरिजन टू फ्रांस एंड ब्रिटेन। तो कभी ये लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे ना। फ्रांस तो ऑलरेडी क्लोज लिंक्स एस्टैब्लिश कर चुका था और ब्रिटिश जानता था कि हमारा जो एनिमी है वो फ्रांस है, क्योंकि इसका तो क्लोज लिंकेज इसके साथ है ही। और दूसरा जो स्पेन है उसके पास इतनी मिलिट्री माइट है नहीं कि वो फ्रांस से या फिर ब्रिटिश से लड़ पाए सीधा डायरेक्टली। निवर पोर्टुगीज के पास भी इतनी मिलिट्री माइट नहीं थी कि वो हरा सकते थे। तो ये रीजन था कि स्पेन वॉज अल्टीमेटली, स्पेन फॉल्स अंडर फ्रांस, और जो फ्रांस को हरा दिया तो स्पेन ऑलरेडी खत्म हो गया यहाँ से, ठीक है। तो ये रीज़न था।